एक तरफ हमारा कानून कहता है कि सब बराबर है, रिलीजन, भाषा या कास्ट के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और दूसरी तरफ हमारा ही संविधान कुछ स्पेसिफिक रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज को, यानी जो धर्म और भाषा के आधार पर माइनॉरिटी है, उन्हें अपने खुद के अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलाने का स्पेशल अधिकार देता है। हाँ, बिल्कुल। और सुनने में ये दोनों बातें एक दूसरे के एकदम अपोजिट लगती हैं, राइट? एग्जैक्टली। एक आम नागरिक के दिमाग में ये सवाल आना बहुत ही नेचुरल है कि भाई अगर हम सच में सेक्युलर हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं, तो फिर किसी स्पेसिफिक धर्म या भाषा के लोगों को स्कूल चलाने के लिए ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है? सही कहा। क्या ये इक्वालिटी यानी समानता के उसूल के खिलाफ नहीं है? वेलकम टू दिस डीप डाइव। आज का हमारा मिशन है द केसरी नंदन एकेडमी की डिटेल्ड और इंसाइटफुल नोट्स के आधार पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत ही क्रूशियल हिस्से को एक्सप्लोर करना। और उतना ही कॉम्प्लेक्स हिस्सा भी है ये। आज हम अपना पूरा फोकस रखने वाले हैं आर्टिकल 30 पर, यानी राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ओके, लेट्स अनपैक दिस। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि आज हम सिर्फ कानूनी धाराओं की ड्राई रीडिंग नहीं करने वाले हैं। कानून की किताबें तो कोई भी पढ़ सकता है। बिल्कुल। हम उस अंडरग्राउंड मैकेनिज्म को समझने वाले हैं जो एक माइनॉरिटी भाषा या धर्म को अगली पीढ़ी तक पहुंचने का रास्ता देता है। हाँ, हम उस टेंशन को एक्सप्लोर करेंगे जो एक मॉडर्न नेशन स्टेट और उसके अंदर बसने वाली हजारों छोटी बड़ी कम्युनिटीज के आइडेंटिटीज के बीच होती है। लेकिन आर्टिकल 30 पर डायरेक्ट जंप करने से पहले उस मिट्टी को समझना बहुत जरूरी है जिसमें ये स्पेशल अधिकार पनपता है। राइट। एक बीज को अगर आप गलत मिट्टी में बो देंगे तो वो पेड़ नहीं बनेगा। और हमारे संविधान की वो मिट्टी है हमारी प्रियम्बल यानी प्रस्तावना और आर्टिकल 29। प्रियम्बल एक तरह से हमारे संविधान का इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। ये एक आईना है जो बताता है कि हम एक देश के रूप में बनना क्या चाहते हैं। और प्रियम्बल में एक बहुत ही पावरफुल वर्ड है सेक्युलर। ये वर्ड ओरिजिनल संविधान में नहीं था, इसे 1976 में 42nd अमेंडमेंट के जरिए जोड़ा गया था। अब सेक्युलर होने का ग्राउंड रियलिटी में क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये नहीं है कि देश में धर्म का कोई वजूद नहीं है या धर्म को दबाया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि स्टेट यानी सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है। स्टेट एक न्यूट्रल अंपायर की तरह है। हाँ, और अंपायर की नजर में सभी खिलाड़ी बराबर हैं, चाहे वो हिंदुइज्म को फॉलो करते हों, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म या कोई और धर्म, सब एक बराबर हैं। बिल्कुल, किसी एक को स्पेशल फेवर नहीं और किसी दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं। और इसके साथ ही प्रियम्बल दो और बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट्स की बात करता है, जो कि हैं फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा और डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल यानी हर व्यक्ति का आत्मसम्मान। अब एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक ऐसी सोसाइटी जहां मेजॉरिटी का कल्चर, उनकी भाषा, उनका रहन सहन इतना हावी हो जाए कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज को अपनी पहचान छिपानी पड़े या उन्हें लगे कि उनका कल्चर इंफीरियर है, राइट? क्या ऐसी सोसाइटी में सच में फ्रेटर्निटी या डिग्निटी हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। डिग्निटी तभी आती है जब इंसान अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी के साथ कंफर्टेबली बिना किसी डर के जी सके। और इसी फाउंडेशन पर खड़ा होता है आर्टिकल 29। नोट्स के हिसाब से आर्टिकल 29 स्पेसिफिकली प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज की बात करता है। यानी ये किसी भी सिटीजन ग्रुप को अपनी डिस्टिंक्ट कल्चर, लैंग्वेज या स्क्रिप्ट को कंजर्व करने का, बचाने का फंडामेंटल अधिकार देता है। यहाँ डिस्टिंक्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक छोटी सी कम्युनिटी है जिसकी भाषा पूरे देश में सिर्फ चंद हजार लोग बोलते हैं और उनकी लिपि बिल्कुल अलग है, तो आर्टिकल 29 उन्हें ये गारंटी देता है कि स्टेट उनकी उस भाषा को खत्म नहीं होने देगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, आर्टिकल 29 क्लॉज 2 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव शील्ड भी देता है। हाँ, ये रूल बनाता है कि स्टेट द्वारा चलाए जा रहे या स्टेट से फाइनेंशियल एड लेने वाले किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी भी सिटीजन को सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट या लैंग्वेज के आधार पर एडमिशन देने से मना नहीं किया जा सकता। मतलब पब्लिक फंड से चलने वाले स्कूल्स के दरवाजे सबके लिए खुले रहेंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठता है। वो क्या? अगर आर्टिकल 29 पहले से ही माइनॉरिटीज को अपनी भाषा और कल्चर बचाने का अधिकार दे रहा है और भेदभाव से भी बचा रहा है, तो फिर आर्टिकल 30 की अलग से क्या जरूरत पड़ गई? ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। इसका जवाब एक प्रैक्टिकल रियलिटी में छिपा है। क्या कल्चर को सिर्फ हवा में बचाया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कोई भाषा सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में लिख देने से अगली पीढ़ी तक पहुंच जाती है? आर्टिकल 29 एक वादा है,
एक प्रॉमिस है कि आपकी आइडेंटिटी सुरक्षित रहेगी। ओ, मैं समझ रही हूँ। तो आर्टिकल 30 वो मंच है, वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे उस वादे को असल जिंदगी में लागू किया जाता है। एग्जैक्टली अगर किसी कम्युनिटी को अपनी भाषा, अपनी स्क्रिप्ट या अपनी स्पेसिफिक कल्चरल वैल्यूज अपने बच्चों को सिखानी है, तो उन्हें एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट चाहिए। उन्हें स्कूल्स और कॉलेजेस की जरूरत होगी और यहीं से आर्टिकल 30 की एंट्री होती है। बिल्कुल। इसे लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली माइनॉरिटीज के लिए चार्टर ऑफ एजुकेशन राइट्स कहा जाता है। तो चलिए अब इस चार्टर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आर्टिकल 30 क्लॉज 1 एग्जैक्टली क्या कहता है? ये डिक्लेयर करता है कि सभी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, और ध्यान रहे इसमें सिर्फ धर्म ही नहीं, भाषा के आधार पर भी जो अल्पसंख्यक हैं वो शामिल हैं। उन्हें अपनी पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करने और उन्हें एडमिनिस्टर करने का फंडामेंटल राइट है। Here's where it gets really interesting. हाँ, क्योंकि ये अधिकार सिर्फ जमीन खरीद कर बिल्डिंग खड़ी करने या स्कूल खोलने तक सीमित नहीं है। राइट अगर अधिकार सिर्फ एस्टैब्लिश करने का होता तो वो आगे चल के खोखला हो जाता। इसीलिए वर्ड यूज हुआ है एडमिनिस्टर करना, यानी प्रशासन चलाना। इस एडमिनिस्टर वर्ड का वेट बहुत ज्यादा है। ज्यादा। इसका मतलब है कि वो कम्युनिटीज अपने इंस्टीट्यूशंस का स्ट्रक्चर, उनका डे टू डे मैनेजमेंट, उनका सिलेबस का वो हिस्सा जो उनकी कल्चर से जुड़ा है और उनके टीचर्स की हायरिंग प्रोसेस को खुद कंट्रोल कर सकती हैं। और इसके पीछे की मैकेनिक समझना भी जरूरी है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि अगर आप किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी को स्कूल खोलने का हक दे दें, पर स्टेट ये तय करे कि उसमें पढ़ाया क्या जाएगा, प्रिंसिपल कौन होगा और रूटीन क्या होगा, तो उस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का जो बेसिक मकसद था, अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को बचाना, वो डिफीट हो जाएगा। एग्जैक्टली वो स्कूल भी बिल्कुल बाकी आम मेन स्ट्रीम स्कूल्स जैसा बन जाएगा और धीरे धीरे वो डिस्टिंक्ट कल्चर मेन स्ट्रीम में अब्जॉर्ब हो जाएगी, गायब हो जाएगी। सोर्स मटेरियल बहुत क्लियरली इस पॉइंट को हाईलाइट करता है कि आर्टिकल 30 का मेन ऑब्जेक्टिव इंडिया की कंपोजिट हेटेरोजीनियस सोसाइटी की रक्षा करना है। मतलब एक ऐसी सोसाइटी जो एक मोनोलिथ नहीं है, जो एक जैसी नहीं दिखती, बल्कि जिसमें अलग अलग रंग, आवाजें और भाषाएं एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। बिल्कुल। अगर एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी चाहती है कि उनके बच्चे उनकी मदर टंग में पढ़ें या उनकी स्पेसिफिक कल्चरल हिस्ट्री को सिलेबस का हिस्सा बनाया जाए, तो आर्टिकल 30 उन्हें ये ऑटोनॉमी, ये आज़ादी देता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही डिलिबरेट अटेम्प्ट है कम्युनिटीज को पूरी तरह ब्लेंड हो जाने से बचाने का। लेकिन थ्योरी से बाहर निकलकर एक रियलिटी चेक करते हैं। एक स्कूल या कॉलेज को खोलना और इस पे बोर्ड लगाना आसान है। हाँ, पर उसको प्रैक्टिकली रोजाना चलाना, टीचर्स को रेगुलर सैलरी देना, लाइब्रेरी और लैब्स मेंटेन करना, इसमें बेहिसाब पैसा लगता है। एजुकेशन एक बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। बिना गवर्नमेंट फंड्स या ग्रांट्स के किसी भी इंस्टीट्यूट को लंबे समय तक चलाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और यहीं एक नया टेंशन पॉइंट क्रिएट होता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने माइनॉरिटीज को ऑटोनॉमी दे दी, तो क्या सरकार ये कह सकती है कि हम आपको फंड नहीं देंगे क्योंकि आप अपने रूल्स चला रहे हैं? अगर सरकार ऐसा कर दे तो ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। आखिरकार उन्हें फंड्स के लिए अपनी ऑटोनॉमी सरेंडर करनी पड़ेगी। और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इस खतरे को बहुत अच्छी तरह समझते थे, इसीलिए आर्टिकल 30 में क्लॉज 2 को शामिल किया गया। राइट। आर्टिकल 30 क्लॉज 2 स्टेट को स्ट्रिक्टली इस बात से रोकता है कि वो फाइनेंशियल एड देते समय किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन करे। ये एक्सप्लिसिटली कहता है कि ग्रांट इन एड देते समय स्टेट इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वो इंस्टीट्यूशन किसी माइनॉरिटी के मैनेजमेंट के अंडर है। यानी गवर्नमेंट फंड्स का फ्लो रुकना नहीं चाहिए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो स्कूल एक माइनॉरिटी कम्युनिटी चला रही है। अब यहाँ आकर दिमाग में एक डाउट आना लाजमी है, एक बहुत ही वैलिड डाउट। वो क्या? अगर स्टेट एक माइनॉरिटी स्कूल को फंड कर रहा है और साथ ही उस स्कूल को जनरल स्कूल्स के मुकाबले ज्यादा ऑटोनॉमी मिल रही है, तो क्या ये बाकी जनरल स्कूल्स के साथ अनफेयर नहीं है? लग तो सकता है ऐसा। क्या ये इक्वालिटी के प्रिंसिपल का वायलेशन नहीं है? इस उलझन को सुलझाने के लिए हमें संविधान के एक और बहुत बड़े पिलर के पास जाना होगा, आर्टिकल 14, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की बात करता है। राइट। एग्जैक्टली। इक्वल प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट कहता है कि इक्वालिटी का मतलब सबको एग्जैक्टली एक ही डब्बे में फिट करना नहीं है। तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो लोग एक जैसी स्थिति में हैं, उनके साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए। Equals must be treated equally, while unequals may be treated differently. मतलब आप सेब और संतरे को एक ही तराजू में नहीं तोल सकते। बिल्कुल सही एनोलॉजी है। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का ऑब्जेक्टिव एक जनरल स्कूल से अलग होता है। जनरल स्कूल का काम है यूनिवर्सल एजुकेशन देना,
पर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के कंधों पर दोहरी जिम्मेदारी होती है। हाँ, यूनिवर्सल एजुकेशन देना और साथ ही अपनी एक वल्नरेबल कल्चर को प्रोटेक्ट करना, उनका क्लासिफिकेशन ही एक अलग ग्राउंड पर है। तो जब हम आर्टिकल 30 क्लॉज 2 को देखते हैं तो वो इक्वालिटी का विरोध नहीं कर रहा है, बल्कि वो सच्ची इक्वालिटी को प्रैक्टिकली इंश्योर कर रहा है। वो सरकार से कहता है कि ऐड देते वक्त आप उन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को इसलिए सजा नहीं दे सकते क्योंकि वो अपनी कल्चरल प्रिजर्वेशन का राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। संविधान एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वेब है। एक धागा खींचो तो दूसरे पर असर पड़ता है। बिल्कुल, एक बड़ा क्लैश यहाँ भी देखने को मिलता है। हाँ, एक तरफ हमारे पास आर्टिकल 15 है जो स्टेट को रिलीजन, रेस या कास्ट के आधार पर किसी भी सिटीजन के साथ भेदभाव करने से रोकता है। और दूसरी तरफ आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज को धर्म या भाषा के आधार पर अलग इंस्टीट्यूशंस चलाने का एक्सक्लूसिव अधिकार दे रहा है। तो क्या ये दोनों फंडामेंटल राइट्स आपस में टकरा नहीं रहे? अगर एक स्टेट फंडेड माइनॉरिटी स्कूल अपने एडमिशन में अपने कम्युनिटी के लोगों को प्रेफरेंस देता है, तो क्या वो आर्टिकल 15 का वायलेशन नहीं है? ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ थ्योरी में नहीं, एक्चुअल कोर्ट केसेस में बार बार उठा है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का रोल बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। इस टेंशन को रिजॉल्व करने के लिए हमें सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। नोटिस की उन्होंने देखा कि अगर इक्वालिटी का स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल एप्लीकेशन किया जाए, यानी अगर सच में सबको बिल्कुल सेम लाइन से दौड़ना शुरू करना पड़े, तो वो हिस्टोरिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए नुकसानदायक हो सकता है। हाँ, जो ग्रुप सदियों से पीछे हैं उन्हें मेन स्ट्रीम के साथ compete करने से पहले एक पुश, एक सपोर्ट की जरूरत होती है। और इसी रियलाइजेशन के बाद फर्स्ट अमेंडमेंट लाया गया और संविधान में आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जोड़ा गया। नोट्स एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्लॉज स्टेट को अलाउ करता है कि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस या SC/ST कम्युनिटीज की एडवांसमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकें। यहीं से रिजर्वेशन का कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन मजबूत हुआ और ये सिलसिला यहाँ रुका नहीं। आगे चलकर 1990 के दशक में इंदिरा साहनी केस, जिसे हम मंडल कमीशन केस के नाम से भी जानते हैं, उसके बाद रिजर्वेशंस का फ्रेमवर्क और रिफाइन हुआ। और फिर संविधान में आर्टिकल 15 क्लॉज 5 भी आया, जिसने प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी ऐसी कैटेगरीज के लिए रिजर्वेशन को अलाउ किया। तो अब अगर हम इस पूरी पिक्चर को एक साथ रखकर देखें तो आर्टिकल 15 एक जनरल रूल सेट करता है एब्सोल्यूट नॉन डिस्क्रिमिनेशन का। लेकिन आर्टिकल 15(4) और 15(5) उस रूल में इंटेंशनल एक्सेप्शंस क्रिएट करते हैं ताकि सामाजिक न्याय लाया जा सके। और अगर इस ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में हम आर्टिकल 30 को प्लेस करें तो हमें दिखेगा कि वो इक्वालिटी के प्रिंसिपल का दुश्मन नहीं है। बिल्कुल नहीं, आर्टिकल 30 भी एक तरह का एम्पावरमेंट टूल है। जैसे 15(4) बैकवर्ड क्लासेस को एम्पावर करता है, वैसे ही आर्टिकल 30 वल्नरेबल माइनॉरिटी ग्रुप्स को उनकी पहचान खोने से बचाता है। ये परफेक्टली हमारे प्रियम्बल के सोशल जस्टिस और फ्रेटर्निटी के गोल के साथ अलाइन करता है। ये अधिकार एक दूसरे से लड़ नहीं रहे हैं, बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब इस कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क में एक आखिरी पजल पीस है जो इस पिक्चर को पूरी तरह कंप्लीट करता है, और वो है आर्टिकल 21A यानी राइट टू एजुकेशन। इसे 2002 में 86th अमेंडमेंट के जरिए जोड़ा गया था, जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की गारंटी देता है। लेकिन इसको आर्टिकल 21 के लेंस से देखना बहुत जरूरी है, जो राइट टू लाइफ की बात करता है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि डिग्निटी के साथ जीना है। और आज के जमाने में बिना बेसिक एजुकेशन के डिग्निटी और आजादी दोनों ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो एक तरफ आर्टिकल 21A का यूनिवर्सलाइजिंग फोर्स है, ये हर बच्चे को, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, एजुकेशन की गारंटी दे रहा है।
सोसाइटी को एक कॉमन ग्राउंड पर ला रहा है और दूसरी तरफ आर्टिकल 30 का पर्टिकुलराइजिंग फोर्स, जो ये इंश्योर कर रहा है कि इस मास एजुकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन के चक्कर में माइनॉरिटीज की यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी मिट ना जाए। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इन सब का कुल मिला के क्या मतलब निकलता है? मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही डीप ऑब्जर्वेशन दी थी कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक ही रथ के दो पहिए हैं। अगर हम इस एनालॉजी को आज के टॉपिक पे लगाएं तो वो रथ हमारा देश है। एक पहिया आर्टिकल 29 और 30 जैसी इंडिविजुअल और कम्युनिटी लिबर्टीज का है, जो विविधता को जिंदा रखता है, और दूसरा पहिया आर्टिकल 15 और 21A जैसी सोशल वेलफेयर और इक्वालिटी का है, जो सोसाइटी को एक साथ आगे बढ़ाता है। अगर एक भी पहिया निकल गया तो रथ गोल गोल घूमने लगेगा और गिर जाएगा। इसलिए आर्टिकल 30 को किसी आम कानून के खिलाफ एक लूपहोल की तरह नहीं देखना चाहिए। ये उस नेशनल रथ के डिजाइन का एक जरूरी और खूबसूरत हिस्सा है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अगर हम आज की इस पूरी डीप डाइव को समेटें तो आर्टिकल 30 सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटीज को स्कूल खोलने का स्टैट्यूटरी राइट नहीं देता। ये एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी का अपनी ही विविधताओं के प्रति एक गहरा सम्मान है। राइट। एजुकेशन वो पाइपलाइन है जिससे एक जनरेशन का कल्चर, उनके गीत, उनकी भाषा दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर होती है, और आर्टिकल 30 उस पाइपलाइन को प्रोटेक्ट करता है, ताकि माइनॉरिटी का कल्चर भी बिना किसी घुटन के सांस ले पाए। अब यहाँ हम आज की इस इंटेंस कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन को रैप अप करते हैं, लेकिन जाने से पहले एक थॉट है जो लगातार मेरे दिमाग में चल रहा है। वो क्या? एक ऐसी चीज जो इन ऑफिशियल नोट्स में तो नहीं थी, पर हमारी आज की रियलिटी से बहुत क्लोजली जुड़ी है। आज हम एक हाइपर ग्लोबलाइज्ड दुनिया में जी रहे हैं। हाँ, इंटरनेट और एआई का दौर है, जहाँ ग्लोबल लेवल पर सब कुछ ब्लेंड हो रहा है। क्या फ्यूचर में भाषा या धर्म पर आधारित इन अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की प्रैक्टिकल अहमियत कम हो जाएगी? ये बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल है। क्या एआई हमारी सारी विविधताओं को एक कॉमन ग्लोबल कल्चर में आयरन आउट कर देगा? या फिर क्या इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा? जब पूरी दुनिया एक जैसी दिखने लगेगी, तब शायद कम्युनिटीज को ये रियलाइज होगा कि उनकी पहचान मिट रही है। ओह वाओ, हाँ, तब अपनी उस यूनिक छोटी सी स्पेसिफिक आइडेंटिटी को बचाने के लिए इन चार्टर ऑफ एजुकेशन राइट्स की अहमियत शायद पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। राइट। क्या ग्लोबलाइजेशन सब कुछ एक रंग में रंग देगा, या फिर यूनिफॉर्मिटी के इस दबाव में डाइवर्सिटी को बचाने की जद्दोजहद और भी तेज हो जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इसका जवाब कोई कानून की किताब नहीं, बल्कि आने वाला वक्त देगा। बिल्कुल। आज के इस डीप डाइव में मेरे साथ इस कॉम्प्लेक्स जर्नी पर चलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कानून और सोसाइटी के इस इंटरसेक्शन को समझना कभी आसान नहीं होता, बट इट्स ऑलवेज वर्थ इट। कीप क्वेश्चनिंग द स्ट्रक्चर्स अराउंड यू, कीप लर्निंग। टिल नेक्स्ट टाइम।